नमस्कार साथियों इंडिया अलायंस की कल 11:30 बजे जूम ऐप के थ्रू बैठक हो रही है। जूम ऐप के माध्यम से इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के तमाम छत्रक तमाम सहयोगी दल एक ही जूम ऐप के मंच पे इकट्ठा होंगे। ये बैठक आनन फानन में 13 जनवरी को बुलाने की नौबतें क्यों आई? जो खबरें चल रही है उसके मद्देनजर 13 जनवरी को 11:30 बजे दिन में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। वो भी जूम ऐप के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग होगी। जूम ऐप के सहारे सभी एक दूसरे से जुड़ेंगे, लेकिन आनन फानन में इस बैठक को बुलाने की नौबत तब आ गई जब बिहार के पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का फैसला कर रहे हैं। 13 जनवरी को शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली है उनमें से अधिकांश लोगों को पटना के गांधी मैदान बुलाकर हाथों हाथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। तो इस दिन ये बैठक तय की गई है, तो इसके मायने क्या होता है? सवाल ये होता है कि क्या इंडिया अलायंस का अब तक कोई कन्वीनर नहीं रहा? कन्वीनर कहे तो यानी संयोजक। लेकिन सवाल करने वाले लोग ने ये सवाल कभी भी नहीं किया कि सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का कन्वीनर कौन है। फिलहाल कोई कन्वीनर वहां पर अभी भी नहीं है, लेकिन सवाल अक्सर इंडिया गठबंधन से किया जाता है। एनडीए गठबंधन के ऊपर सवाल कोई नहीं करता। आनन फानन में जो बैठकें बुलाई गई है वो इसी मुद्दे को लेकर बुलाई गई है कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या होगा। इंडिया गठबंधन आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बनाम शंकराचार्य के मुद्दे को, शंकराचार्य को हिंदू का असली प्रतिनिधित्व साबित करे, या फिर मोहन भागवत के असली उनको प्रतिनिधित्व साबित करे। जनता का बीच असली ध्वजवाहक कौन है? चारों शंकराचार्य है या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत है? इसके ऊपर चर्चाएं होगी। चर्चा इसके ऊपर भी कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस की रणनीति क्या होगी। चर्चाएं इस पर भी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से शुरुआत होकर के मुंबई तक पहुंचेगी, उस यात्रा मार्ग में जो राज्य आएंगे, जो सहयोगी दल के जो लोग होंगे, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी पार्टनर्स होंगे, उस यात्रा में किस प्रकार से राहुल गांधी की सहयोग करेंगे। इस सारे सवालों के बीच जो कल वर्चुअल मीटिंग के द्वारा जो बैठक जो होगा उसमें एक बात साफ साफ होगा कि शंकराचार्य को, चारों शंकराचार्य को हिंदुत्व का असली ध्वजवाहक साबित करने में कोई कोर कसर इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस संयोजक पद को लेकर के लंबे समय से खबरें चलती है, संभवतः कल उस संयोजक पद के ऊपर नीतीश कुमार की औपचारिक रूप से ताजपोशी कहीं ना कहीं हो जाएगी। नीतीश कुमार सभी लोग से बातचीत करेंगे, वो बात कर भी रहे हैं। और नीतीश कुमार ने ही पटना के पिछले साल जून के महीने में सभी विपक्षी दलों को एक मंच पे लाने का काम किया था, वरना कौन इस बात को सोचता था कि कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही मंच पे उपस्थित होंगे। कौन ये सोचता था कि ममता बनर्जी टीएमसी के मुख्यमंत्री और येचुरी जी एक साथ होंगे? कौन सोचता था शरद पवार और उद्धव ठाकरे इन सारे नेता एक ही मंच पे होंगे? और झारखंड के हेमंत सोरेन से लेकर के जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पटना के एक मंच पे दिखी। पहले पटना में बैठक हुई, फिर मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, 4 बैठकें हो गई। इंडिया अलायंस का नाम भी तय हो गया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से मुकाबला करना है, आरएसएस के कुछ कथाकथित हिंदुत्व का मुकाबला करना है। क्रोनिक कैपिटलिज्म और जिस प्रकार से सत्ता के करीबी उद्योगपतियों के हाथ में इस भारत देश की पूरी संपत्ति को काफी बेशर्मी के साथ बेचा जा रहा है, उस आर्थिक नीति का भी मुकाबला करना है। इन सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा है, लेकिन सब पे एक रूपता बनी। लेकिन गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस बात पे कोई नहीं, गठबंधन का कन्वीनर कौन होगा, इसको लेकर के कोई एक रूपता नहीं बनी। अब वही परिस्थिति आ गई है, और बनने की परिस्थिति इसलिए भी नौबत आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ने इस पूरे गठबंधन को ये मौका मुहैया करा दिया। जिस प्रकार से पूरे मामले को राममय करने में राम के नाम पे सियासत कर रही है, राम के नाम पर एक ऐसी चुनावी कोशिश, जिस कोशिश के भीतर एक तरफ तो हिंदुत्व होता है, तो दूसरी ओर उस हिंदुत्व के आड़ में एक ऐसा राष्ट्रवाद छिपा है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत की बुनियाद के ऊपर पैदा होता है। और उस पूरे नफरत के बुनियाद के ऊपर पैदा हुए राष्ट्रवाद के बीच जो है, जब चुनावी राष्ट्रवाद का घालमेल होने का जब नौबतें आ रही है, तो विपक्षी दलों के कान जो है 2019 के बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के सियासी लाभ लेने की पूरी मानसिकता को, राम मंदिर की राजनीतिक लाभ लेने की मानसिकता तक, इसको प्रकरण को दोहराए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो उसकी पूरी बुनियाद रची गई, उसके
आसपास इंडिया गठबंधन ने अपनी तरफ राजनीतिक रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ लिया ऐसा लगता है। अब उसी राजनीतिक रास्ते के भीतर, उसी रास्ते के ऊपर अब कौन लौटेंगे, कौन इस इंडिया अलायंस के भीतर इस रास्ते के साथ चलना स्वीकार करेगा, ये तो समय बताएगा। मायावती गठबंधन के भीतर आएंगे या नहीं आएंगे, इस तमाम सारे सवाल है। लेकिन मायावती का जो रुख है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंडा है खुद का, उसका जो सर्वाइवल की जो अपनी कवायद है, उन सारे कवायदों के बीच बहुजन समाज पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया है जहां पर बसपा को इस बात को तय करना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी राजनीतिक असमान की तरफ तो नहीं जा रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, काशीराम का जो मिशन होता है, जो दलित उत्थान का जो मिशन होता है, जो वाम शेख के सहारे जो शुरू होकर के भाजपा तक पहुंचा था, क्या वो मिशन जो है मौजूदा दौर में दलित सियासत के हिंदुत्वकरण करने के दौर में चला जाएगा? क्या वो 5 किलो राशन लेने की सियासी बुनियाद के कारण जो दलित उत्थान की जो प्रक्रिया थी इस देश में, क्या वो सारी प्रक्रिया अब कहीं ना कहीं कुंद होकर के उस तथाकथित हिंदुत्व के समरसता के दायरे में आकर के सिमट के रह जाएगी? क्या वर्तमान दौर की राजनीति में जिस तरह का मनुवाद का या फिर उस तथाकथित मनुवाद का आरोप तक लगता है, क्या वो मनुवाद वर्तमान समय में कॉरपोरेट घराने के चाशनी में लपेट कर एक ऐसी प्रक्रिया के सामने आ जाएगा, प्रक्रिया में सामने आएगा जिसको पूरा समाज जो है दाता और बन के रह जाएगा? 81 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी के भीतर 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज, 5 किलो सरकारी राशन लेने के ऊपर जिंदा है। ये राज नरेंद्र मोदी जी के कई मंचों से स्वीकारती है कि 5 किलो राशन पर 81 करोड़ लोग, देश के लोग जिंदा है। तो फिर सवाल उठता है कि गरीबी हटाओ नारे को लेकर के क्या हुआ? 2022 तक के जो लक्ष्य था कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, किसानी की आय दोगुनी हो जाएगी, 2014 के लोकसभा चुनाव में तो ये भी कहा गया था कि सारे काले धन को अगर वापस ले आया जाए तो सबको जो है, सभी लोगों के खाते में इतने सारे पैसे ऐसा ही आ जाएगा, सबको इतना पैसा तो खुद ऐसा ही मिल जाएगा। वो इतने सारे पैसे का कहा क्या हुआ? क्या उतने पैसे सब 5 किलो अनाज के ऊपर सब खर्च कर दिए गए क्या? इस सारे सवालों को लेकर के जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर मणिपुर से राहुल गांधी जब निकलेंगे और ये यात्रा मुंबई तक पहुंचेगा, तो उस यात्रा मार्ग के भीतर बनारस भी पड़ेगा, तो अमेठी भी आएगा। उस यात्रा के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा का राज्य भी आएगा। तो उस यात्रा मार्ग के भीतर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी मध्य प्रदेश का वो इलाका भी आ जाएगा जहां से नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। तो सवाल ये होता है कि क्या कल 13 जनवरी की जो बैठक होगी जूम ऐप के माध्यम से इंडिया गठबंधन के, तो यात्रा मार्ग के द्वारा इंडिया गठबंधन की पूरी स्ट्रेटेजी जो है खुलकर सामने आ जाएगी? इस तरह कई सारे खबरें कल के बाद चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है बिहार के नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के बाद, कन्वीनर बनाने के बाद, जब कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर नहीं हो रहा हो और कन्वीनर बनाने का नीतीश कुमार का चर्चा कहीं ना कहीं जोरों पे है। उम्मीद ये भी है कि कल उनका नाम का घोषणा कर दिया जाएगा। तो इनके नाम के घोषणा के बाद क्या पीएम मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे के सारे 2024 के लोकसभा चुनाव की बेतरनी पार कर पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नालंदा से आने वाले एक पुराने जो भी कहे उस चाणक्य के सामने टिक पाने की परिस्थिति में होंगे? वो भी एक ऐसे दौर में, ऐसे परिस्थिति में जो चाणक्य की पूरी भरमार, चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो बिहार के, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, या पूरे गठबंधन के एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब पूरे विषाद के बीच क्या लालू यादव की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता है? अखिलेश यादव और जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के, इनका कोई इनकार नहीं कर सकता। इनका भूमिका, इन सब की भूमिका जब तय हो जाएगी तो कल नीतीश कुमार के कन्वीनर के नाम का अगर ऐलान कर दिया गया तो फिर ये करीब करीब इस बात को तय ही समझ लीजिए कि आने वाले समय में राम मंदिर से ज्यादा चर्चा इस बात की हो जाएगी कि बिहार के नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से या फिर नहीं लड़ने जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के फूलपुर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ के होम टर्फ पे, केशव प्रसाद मौर्य के होम टर्फ के ऊपर पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी आधुनिक प्रयोगशाला कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी यूपी के लखनऊ के भीतर, जो जहां उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों आती हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का उस हिंदुत्व का कमंडल मंडल की राजनीति और जाति का सेंसस के हाथों जो है पूरी तरीके से इस बात से मात खाएगी। इस बात की संभावना कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिख रही है। तो देखिए कल नीतीश कुमार का इस्तेमाल किस प्रकार से इंडिया अलायंस करती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद
पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो अभी करने वाले हैं, इसके बाद भारत में कैसे परिवर्तन आता है। और इन सबों के बीच मायावती और अखिलेश यादव पिछले बार की बुआ बबुआ अलायंस वाली कोई गलती तो नहीं दोहराएंगे। क्या अलायंस ऊपर से ही होगा या फिर अलायंस कार्यकर्ताओं के बीच भी ब्लॉक स्तर पे और पंचायत स्तर पे भी किया जाएगा? वोटर्स का ही अलायंस होगा या फिर नेताओं के केवल अलायंस बन करके ही रह जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब जो है कि एक सफल अलायंस का प्रयोग चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर लालू यादव के साथ हो, दोनों के पास एक सफल अलायंस का प्रयोग करके वोटों का दोनों गठबंधन के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफर कराने में महारत हासिल करने वाले नीतीश कुमार जब इस पूरे गठबंधन की कन्वीनर बनकर के सामने आते हुए दिख रहे बनने वाले हैं, तो इस या फिर इस तरह के बनने वाले हैं, इस तरह का मैसेज है, तो अपने अगर वो बन जाते हैं तो आपको आप मैसेज मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के भीतर क्या होगा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव का क्या होगा और शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को किस प्रकार से इंडिया अलायंस भुला पाएगा। इस पूरे सवाल जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसके ऊपर भी कहीं चलेगा, किसानों के जो एमएसपी गारंटी का जो सवाल है उससे भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। अग्निवीर का मामला जो है उससे भी, तो महिला पहलवान और ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो चार्जशीट का जो मामला है उसका भी सवाल उठेगा। तो चार्जशीट तो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर है, 10 सालों का सरकार के इंडिया गठबंधन की चार्जशीट है, उस चार्जशीट का क्या होगा? फिर सारे सवाल के साथ कल की इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत सारी बातें सामने निकल करके आएगी। ये जूम ऐप के माध्यम से जो बैठक कल दिन के 11:30 बजे होनी है। अगर नीतीश कुमार का ऐलान, अगर इस बार कोई गलत खबर नहीं हुई, तो अगर इस बात की ऐलान हो गई उनके कन्वीनर के रूप में, तो 13 से 22 तारीख के रूप में राम मंदिर के मुद्दे पर केवल गोदी मीडिया की पूरी तरह से जो भी खबरें चलेगी सबके सब चिल्लाएंगे, लेकिन भारत देश के भीतर राम मंदिर के कमंडल से ज्यादा जो है मंडल का एक मुद्दा नए तरीके से उसी प्रकार से सामने आ जाएगा जिस तरीके से मंडल पार्ट 1 और पार्ट 2 के समय में कभी वीपी सिंह और अर्जुन सिंह ने विमर्श का केंद्र ही बदला था। तो फिर क्या नीतीश कुमार, बिहार के नीतीश कुमार विमर्श का केंद्र बदलेंगे? अयोध्या की तरफ बिहार और पटना की भी चर्चा होगा। जब पटना बनाम अहमदाबाद की राजनीति होगी तो पटना बनाम या नीतीश बनाम मोदी की जब राजनीति होगी तो एक तरफ पैसा होगा, काफी सारा दौलत होगा, तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं उस राजनीतिक होगी जिस राजनीतिक के आसपास जो है इस भारत देश को 25 सालों तक गठबंधन और न्यूनतम साझा कार्यक्रम वाली एक ऐसी सरकार के दौर में ले जाया गया जहां पर जीडीपी ग्रोथ किसी भी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होता है। तो क्या उस एजेंडे की तरफ देश वापस लौटेगा? कल के बैठक में देखिए क्या सब खुल करके सामने आता है। इस जूम ऐप के माध्यम से वर्चुअल बैठक जब 4 बार आमने सामने बैठ करके बैठक हुई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस अलायंस की ये इंडिया गठबंधन की बैठक ये वर्चुअल आएगी। जिस बैठक की जो खबरें चल रही है, जो आ रही है, पिछली 2 बार भी खबर आई है, क्या वो अंतिम दौर में ये टलेगी तो नहीं? देखना बाकी है। उम्मीद है इस बार नहीं टलेगी और कल की बैठक पे बहुत बड़ा ध्यान रहेगा और इस 13 जनवरी के दिन इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा फैसला का दिन है। देखते रहिए। जय हिंद, जय